अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं साहब। आज का वीलॉग एक गुड न्यूज़ के ऊपर है कि पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये बात तो बाकी सब आपको चैनल्स पर भी सुनने को मिल रही है कि ये उसके फीचर्स हो सकते हैं, इतने अरसे बाद वो आ सकता है प्रोडक्शन में, ये वो वगैरह वगैरह। तो इस वीलॉग में और उनमें क्या फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि ये डेवलपमेंट कैसे हुई है, इसकी हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये आपको और कहीं भी नहीं सुनने को मिल रहा होगा कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड सिनेरियो क्या है। तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसका बैकग्राउंड सिनेरियो क्या है, ये किस तरह डेवलपमेंट हो सकी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा पिछले साल की तरफ, जो 2020 में टर्की और यूनान यानी कि ग्रीस के बीच में एक तनाज़ा शुरू हुआ था साइप्रस के ऊपर। ये साइप्रस क्या है, अब इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। आपको मैप की मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मैप की तरफ आप आए ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो सके। आप देख सकते हैं कि ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर मौजूद है एक जजीरा नुमा मुल्क। और टर्की के आप देख सकते हैं कि नीचे ये बना हुआ है, क्योंकि टर्की से इसका फासला कम है, तकरीबन 65 किलोमीटर। अगर टर्की को अपनी फौजें पहुंचानी पड़े इधर तो उसको 65 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, जबकि 770 किलोमीटर तकरीबन फासला ग्रीस वालों को पड़ता है। तो ये टर्की के करीब है। अब इधर मसला क्या है कि दोनों ही ये ममालिक इसके ऊपर अपना हक जमाते हैं और वो कहते हैं कि ये उनकी मलकियत है और होनी चाहिए। टर्की अब क्यों इसके ऊपर अपना हक जताता है, तो उसकी वजह ये है कि जब सल्तनत उस्मानिया थी तो 1571 से लेके 1878 तक तकरीबन यानी कि सदियों तक ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर रहा है। इसलिए जब बरतानिया यहाँ से वापस गया तो टर्की ने ये महसूस किया, उसने ये हक भी जमाया कि ये एरिया पहले ही उनके पास था तो ये एरिया उनके पास होना चाहिए। अब ग्रीस भी इसके ऊपर दावेदार होता है, क्योंकि वो कहता है कि ये हमारे ज़ेर असर भी रहा है, ख़ास तौर पे यूनानियों के ज़ेर असर, कि जब सिकंदर आज़म वगैरह का दौर था तो वो भी इसके ऊपर हक रखते हैं। इसके बेशतर हिस्से पर इस वक्त टर्की का कंट्रोल है। इसके ऊपर अब आप मैप की मदद से मैं आपको समझाता हूँ, मैप की तरफ आए तो इसके बेशतर हिस्से पर टर्की का कंट्रोल है, ग्रीस का भी है। लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ हिस्से पर ब्रिटिश का भी कंट्रोल है, यानी कि बरतानिया का भी है, और इसके दरमियान में एक बफर जोन भी बना हुआ है। टर्की अगर देखा जाए अस्करी लिहाज से उसने इसके ऊपर ज़्यादा इंस्टॉलेशंस कर सकी है, और जितने भी अस्करी माहिरीन है वो सब यही कहते हैं कि अगर ग्रीस को अकेले टर्की से लड़ाई लड़नी पड़े तो टर्की से ग्रीस नहीं जीत सकता। लेकिन ग्रीस की बैक पे इसराइल भी है। इसराइल क्यों है वो अब आप मैप से ही देखिए, बिल्कुल साइप्रस के नीचे इसराइल का इलाका है। इसराइल इसराइल इस बात से खौफजदा है क्योंकि टर्की जो भी हो एक मुस्लिम कंट्री है। कल को अगर टर्की और इसराइल की लड़ाई हो जाती है, टर्की ये फैसला कर लेता है किसी भी बात पे, मस्जिद अक्सा वगैरह के मामले पे, कि उसने इसराइल को काउंटर करना है, और अगर उसका इस इलाके पे कब्जा हो जाता है जो कि साइप्रस है, तो वो बआसानी वहाँ से इसराइल को टैकल कर सकता है। मैप में आप देख सकते हैं कि फिर फासला बहुत कम रह जाएगा। बाकी भी इसके इर्द गिर्द ये सीरिया, लिबनान, इजिप्ट वगैरह है, और साइप्रस के तो बिल्कुल यानी कि इसराइल की वजह से वो करीब हो जाता है आपस में। तो इस वजह से इसराइल भी ग्रीस की बैक पर है। अब हुआ क्या था 2020, वैसे तो ये मसला तकरीबन 50-60 साल से चला आ रहा है, हल नहीं हुआ, लेकिन 2020 में अगस्त में 6 F-16 जो त्यारे थे ग्रीस के, उन्होंने इसकी फ़ज़ाई हदूद में आने की कोशिश की। टर्की ने उनको इंगेज कर लिया, उनको गिराया वगैरह तो नहीं, लेकिन उनको वार्निंग जारी की। और जो टर्की के प्रेसिडेंट है उर्दुगान, उन्होंने ये बयान दिया कि हम यूनानियों को पानी में डुबो देंगे, उन्हें हम पानी में गर्क कर देंगे, ये उनका बयान आया। लेकिन आपको पता है कि जब मुस्लिम एक तरफ कंट्री है तो सारे यूनान की बैक पे खड़े होते हैं, क्योंकि जहाँ पर इसराइल है वहीं पर अमेरिका है। उस वक्त के अमरीकी सदर ने भी टर्की के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट बयान दिया। इवन के यूएई जो कि मुस्लिम मुल्क है, उसने टर्की की मुखालफत में जाकर ये बयान दिया कि हम अपने जदीद लड़ाका तैयारी यूनान की मदद के लिए भेजेंगे। ये तो हालात हैं मुसलमान मुल्कों के। खैर वो एक अलग हो जाता टॉपिक, लेकिन आपको बताना फ़र्ज था कि उस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हुई थी। तो इसके बाद, इस डेवलपमेंट के होने के बाद कि जब अरब ममालिक भी ग्रीस के साथ हो गए, इसराइल, अमेरिका वगैरह, मगरब पहले ही जो नहीं है उसकी साइड पर हो गए, टर्की ने फील किया कि उसको अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए अब एक जदीद लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए।
वो S-400 की तरफ रूस के गया और उसने उससे वो S-400 ख़रीदने का मुआहदा किया। अब मसला क्या था कि टर्की जो अमेरिका का स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है F-35, उसका पार्टनर के तौर पे अमेरिका के साथ काम कर रहा था। कोई 900 स्पेयर पार्ट्स थे जिसके लिए टर्की प्रोडक्शन करता था। टर्की और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के तहत 100 F-35 तैयारे टर्की को मिलने थे। अमेरिका ने उसको वार्निंग दी कि दे के अंदर रहना चाहता है, जिसके तहत वो F-35 100 ख़रीद सके अमेरिका से। उसके लिए उसको S-400 का जो उसने मुआहदा किया रूस से, उससे दस्तबरदार होना पड़ेगा। उन्होंने वजह इसकी ये बताई कि जो S-400 है उसके लगने से जो इस तैयारे की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है उसके ऊपर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये उसकी रीडिंग कर सकता है, उसे डिटेक्ट कर सकता है और उसका तोड़ निकाल सकता है रशिया, क्योंकि तो सिस्टम तो उधर से बन के आया है। जो इनकी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी, जब कभी कोई मेंटेनेंस वगैरह आपको पता है कि होती है, वो जो मुल्क आपको चीज़ प्रोवाइड करते हैं वही आके करते हैं, स्पेयर पार्ट्स वहाँ से आते हैं। और डर ये होता है कि वो चीज़ कंट्रोल भी कर होता है। जिस तरह F-16 के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका जब भी वो परवाज़ करता है, फ्लाइट करता है, कि एक चीज़ के ऊपर सेटेलाइट से उसने नज़र उसके ऊपर रखी होती है, उन्होंने बैग बिस्तर सिस्टम किए होते हैं, तो उन्होंने भी ये दलाइल दी है कि इसकी वजह से F-35 की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है वो वल्नरेबल हो जाएगी। इस वजह से या तो टर्की F-35 है वो तैयारे ख़रीद ले या फिर वो S-400 ख़रीद ले। लेकिन टर्की अपनी सरहदों की हिफाजत को ज़रूरी समझते हुए इस ग्रीस के मसले की वजह से वो इस चीज़ को भांप चुका था कि उसको ये S-400 ख़रीदना लाजमी है, क्योंकि मगरिब जो मर्ज़ी हो जाए, बेशक वो नेटो का मेंबर हो, लेकिन मुसलमान और गैर मुस्लिम कभी भी एक साथ उस तरीके से भाईचारे में नहीं रह सकते। जब भी कभी ग्रीस और टर्की का मसला होगा तो जितनी भी गैर मुस्लिम दुनिया है वो सारी ग्रीस के साथ हो जाएगी, इसराइल भी उसके साथ हो जाएगा, अमेरिका भी उसके साथ हो जाएगा और टर्की अकेला रह जाएगा। इसलिए उसने S-400 ख़रीदने के लिए रजामंदी का इजहार किया, इसलिए उसने S-400 ख़रीदने का फैसला किया। इस वजह से अमेरिका ने उसको F-35 तैयारों की डील से बाहर निकाल दिया। एक और सबसे बड़ा मसला भी ये है कि इन केस अमेरिका किसी भी मुल्क को, पहली बात स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता, इन केस दे दे तो वो उसको ब्लैकमेल करता है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल का उसने वोट पास करवाना हो तो वो वहाँ पर उनसे मदद मांगता है, स्पेयर पार्ट्स देने के लिए ब्लैकमेल करता है। पाकिस्तान को F-16 के मामले में आपको पता ही है कि कितना ब्लैकमेलिंग का सामना था। फिर वो डिलीवरी भी नहीं करता वक्त पे, और अगर कहता है कि उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाता है कि आपने इस जगह पे ये यूज़ करना है, इस जगह पे इसका यूज़ नहीं करना, ये इसकी लिमिटेशंस है। तो ये भी एक बड़ा मसला था कि इन केस अगर वो F-35 दे भी देता उसको तो भी उसके ऊपर पाबंदियाँ दूसरी लगनी थी। अब इसके बाद जब यानी कि अमेरिका ने टर्की को उस मुआहदे से बेदखल कर दिया, ग्रीस ने उसको अप्रोच किया अमेरिका को, और वो अभी भी निगोसिएशंस चल रही है अमेरिका और उसके बीच, और इसराइल उसकी बैक पे है कि F-35 ले सके। तो इस वजह से टर्की को अपने स्टेल्थ फाइटर जेट की ज़रूरत है और महसूस हुई, और उसने पाकिस्तान को अपने साथ इंक्लूड करने को ज़रूरी समझा ताकि इसके ऊपर जल्द से जल्द काम हो सके। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को क्या इसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान ने जुलाई 2017 में अपने प्रोजेक्ट अज़म का ऐलान किया था, जिसके तहत उसने अपना मकामी तौर पर 5th जनरेशन तैयार करना था। लेकिन आप जान सकते हैं जो खत्ते की डेवलपमेंट्स हो रही है, इंडिया राफेल तैयारे ले चुका है, वो भी अपना मकामी तौर पर 5th जनरेशन कर रहे हैं। दुनिया एक जंग के दाने पे खड़ी हुई है, बॉर्डर हमारी महफूज नहीं है, क्योंकि इंडिया S-400 जो नहीं निज़ाम वो भी ले चुका है। अगर पाकिस्तान अपने तौर पे करने की करे, क्योंकि हमारे मुआशी हालात इतने नहीं हैं, हमारी बेशक सलाहियतों में कोई कमी नहीं है हमारी अफवाज की, वो अपने तौर पे बना सकते हैं, लेकिन मौशी वसाइल की कमी की वजह से इसके ऊपर वक्त लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है। इसका इंजन भी आपको पता है, सबसे मेन चीज़ इंजन होती है। जो हमारा JF-17 थंडर है उसका भी इंजन हम रशिया से लेते हैं, तो इंजन भी सबसे बड़ा होता है मसला किसी भी तैयारे की डेवलपमेंट में। जबकि टर्की ने अपनी ही मकामी कंपनी को ये टास्क दिया है कि वो इंजन भी डेवलप करेगा। इसलिए पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि इस तैयारे की जल्द अज जल्द डेवलपमेंट को यकीनी बनाने के लिए उसको टर्की के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान ने अपने प्रोजेक्ट अज़म को टर्की के TFX प्रोजेक्ट के साथ कंबाइन कर दिया। अब ये दोनों ममालिक मिलकर
फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तरफ जाएंगे। और जो प्रोटोटाइप है इसका पहला, उसकी डेडलाइन दी गई है 2025 की, कि पहला प्रोटोटाइप 2025 तक आ जाएगा और 2028 तक इंशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी जाएगी। अभी जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है उसके सीईओ ने बयान दिया है कि बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स ने टर्की के TFX प्रोग्राम के साथ इश्तराक कर लिया है और उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि कुछ ऑपरेशंस को पाकिस्तान आने वाले वक्त में मुंतकिल कर लिया जाएगा और कुछ चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान अब काम करेगा और कुछ चीज़ों के ऊपर टर्की काम करेगा और दोनों मिलकर इस जॉइंट वेंचर को अमली शक्ल देंगे, अमली जमा बनाएंगे। और अगर मुसलमान ममालिक देखा जाए अपनी इसी तरह टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करें, अपनी मेहनतों को इसी तरह कंबाइन करें, तो ऐसा कोई भी महाज नहीं है जिसके ऊपर वो दूसरी दुनिया का मुकाबला ना कर सके। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ हमारे पाकिस्तान में जज्बाती चूरन बेचते हैं, उनसे आप बचे। मैंने बहुत सारे इस तरह चैनल्स पे देखा है कि वो कह रहे जी F-35 से भी अच्छा बनाने की करेंगे ये वो, तो इस तरह की बात नहीं है। फिलहाल दुनिया में स्टेट ऑफ द आर्ट जो है स्टेल्थ फाइटर वो F-35 ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रियलिटी में जीना चाहिए, ये जज्बाती चूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमानों का काम ही है कि जज्बात में लगाते हैं और यही दिखाते हैं कि हम बस आगे नहीं करें। हाँ, उसके हम पल्ला हो सकता है, उसके हम पल्ला बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन खुदा का वास्ता इस तरह के जज्बाती चीज़ों के ऊपर ना जाया करे कि उससे भी बेहतर बना दे, उससे भी बेहतर बना दे, क्योंकि उससे बेहतर अभी तक तो चाइना भी नहीं बना सका। चाइना ने अपना स्टेल्थ फाइटर जो तैयार है उसका ऐलान कर चुका है कि वो कामयाब हो चुका है, उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर उसने काम शुरू कर दिया। लेकिन उसने भी ये दावा नहीं किया कि F-35 से अच्छा बना है। लेकिन पाकिस्तान के भरे हुए हैं चैनल्स, बेशुमार चैनल्स भरे हुए हैं जो ये कह रहे हैं जी F-35 से भी अच्छा त्यारा बनाया जाएगा, तो इस तरह की जज्बाती चीज़ों की बना जाए। लेकिन ये है कि ये खबर बहुत अच्छी थी हम सब के लिए, तो मैंने कहा मैं इसका बैकग्राउंड सिनेरियो आपके साथ शेयर करूँ ताकि अगर जो स्टूडेंट्स है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर उनको सवाल आ जाए तो वो इस चीज़ को टैकल कर सके। और जो नॉर्मल हमारे हजरात है जो अखबार वगैरह पढ़ने के शौकीन है और इन टॉपिक्स के ऊपर अपने डिस्कशंस करना पसंद करते हैं, उनको भी डिस्कशन करते हुए पता हो कि इसका बैकग्राउंड सिनेरियो क्या था। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखे, अपना ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज़।